नमस्कार। मैं डॉक्टर अल्पना पारेख, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, कल हम बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचारों के बारे में पढ़ रहे थे। बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचारों में हमने व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति उनके दृष्टिकोण की चर्चा की थी, राज्य के प्रयोजन के संबंध में एवं स्वराज्य की धारणा के संबंध में तिलक के विचारों को पढ़ा था। इसी क्रम में आज हम साधनों के प्रति तिलक का जो दृष्टिकोण रहा है, इस बिंदु से आगे के राजनीतिक विचारों की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको थोड़ा बहुत बाल गंगाधर तिलक के बारे में जब आपने पढ़ा है आगे पिछली क्लासों में, उसमें आपने पढ़ा होगा कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय अंग्रेजी सरकार से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कांग्रेस जो है राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसके विचारधारा के आधार पर दो धड़े बन गए थे, जो एक उदारवादी कहलाए और एक उग्रपंथी कहलाए। उदारवादी जो विचारक थे उसमें गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम, फिरोज शाह मेहता आदि विचारक थे, जिनका मानना था कि हम अंग्रेजों से अपने स्वशासन की प्राप्ति धीरे धीरे कार्मिक तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने साधनों के रूप में शिष्टमंडल, प्रार्थना पत्र, संवैधानिक साधन जो है वो उन्होंने स्वशासन प्राप्ति के अपनाए। किंतु इसके विपरीत जो उग्रपंथी विचारधारा थी, उनका मानना था कि अंग्रेज हमें स्वशासन कोई दान में नहीं दे रहे, भिक्षा में नहीं दे रहे, तो हम उनसे दया याचना क्यों करें। अंग्रेजों से हमें अपने स्वशासन की प्राप्ति के लिए हमें अंग्रेजों के सामने किसी भी प्रकार की याचना करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु हमें स्वशासन प्राप्ति के लिए ऐसी रणनीति बनानी होगी जिससे कि अंग्रेज सरकार विवश हो जाए। तो राजनीतिक आंदोलन में जो उदारवादियों ने साधन अपनाए, उन्हें तिलक पूर्ण रूप से उनसे असहमत थे। तिलक कहते थे कि जनता के राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए शासकों की दया, सहृदयता और सहानुभूति पर निर्भर रहना कतई उचित नहीं है। भारतीयों को भारत के शासन में भागीदारी उपलब्ध कराने के लिए वे उदारवादियों के धीमी चाल के आग्रह और इसके लिए ब्रिटिश जनमत को जागृत करने तथा उनकी न्यायप्रियता में विश्वास रखते हुए भारतीय जनता की न्यायसम्मत मांगों की पूर्ति के लिए उन्हें प्रेरित करने को अव्यावहारिक मानते थे, और ये मानते थे कि वो भारतीय जनता के स्वाभिमान से भी मेल नहीं खाता। उन्होंने कहा कि पूरे ब्रिटिश मतदाताओं को अपने मत से प्रभावित और सहमत करना और तब उनके माध्यम से ब्रिटिश संसद के सदस्यों पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालना और उनके माध्यम से एक ऐसे मंत्री परिषद का गठन करवाना जो भारत के प्रति अनुकूल रुख रखता हो, और पुनः पूरी ब्रिटिश संसद, उदारवादी पार्टी और मंत्री परिषद से अपेक्षा करना कि वे भारत में नौकरशाही पर भारतीय आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील होने के लिए दबाव डालेंगे। तिलक कहते हैं कि मेरे मत से ये नितांत ही अव्यावहारिक और निरर्थक था। उन्होंने कहा कि उदारवादियों के जो साधन हैं, अनुनय विनय, आग्रह, प्रतिरोध की निरर्थकता, प्रभावहीनता पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि तीन प्रार्थना, प्रसन्न करना और प्रतिरोध से कुछ नहीं होगा जब तक कि इनके पीछे कोई ठोस तरीका हम अपनी स्वशासन प्राप्ति के लिए नहीं अपना लेते। इसीलिए तिलक ने जो अपनी विचारधारा के लोग थे उनके साथ मिलकर अंग्रेजों से अपनी स्वशासन प्राप्ति के लिए उदारवादियों से बिल्कुल भिन्न साधन अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जब तक भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार से संघर्ष के लिए संगठित नहीं होगी, तब तक
ब्रिटिश शासकों से भारतीय जनता की न्यायसम्मत मांगों के प्रति किसी भी प्रकार के समर्थन की अपेक्षा करना व्यर्थ है। उन्होंने कहा कि प्रतिवेदनों से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी शक्ति को संगठित करना होगा ताकि जब भी हम शासकों के समक्ष अपनी मांगें लेकर जाएं, वो उसको इनकार करने का साहस ना कर सके। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि साधनों के प्रति तिलक का दृष्टिकोण उदारवादियों से बिल्कुल भिन्न था। अब अगला बिंदु है कि तिलक ने कौन कौन से साधन अपनाए। उसमें है स्वदेशी, बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध और राष्ट्रीय शिक्षा। सबसे पहला है स्वदेशी। तिलक स्वदेशी को राजनीतिक आंदोलन का एक प्रभावी अस्त्र मानते हैं, किंतु उनके लिए स्वदेशी का विचार आंदोलन का एक स्वरूप मात्र नहीं था, अपितु राष्ट्र की आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और विदेशी प्रभाव से मुक्ति का प्रतीक भी था। स्वदेशी का आर्थिक महत्व समझाते हुए तिलक ने कहा कि इसके द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण हो सकता है। अंग्रेजों के भारत आगमन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो दुष्प्रभाव हुआ था, भारत के जो लघु और कुटीर उद्योग समाप्त होने लगे थे, इनको पुनर्जीवन यदि हमें देना है तो हमें स्वदेशी को अपनाना पड़ेगा। स्वदेशी के विचार में तिलक का यह आग्रह निहित नहीं था कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो अपनी प्राचीन और परंपरागत स्थिति में पूरी तरीके से लौट जाए। उन्होंने एक व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए स्वदेशी के अंतर्गत दो बातों पर बल दिया। पहला, वो कहते हैं कि देश में उस समय विद्यमान पूंजी और तकनीकी कौशल के अभाव को देखते हुए लघु और कुटीर उद्योगों को अधिक प्रोत्साहित किया जाए ताकि जनता में विद्यमान बेरोजगारी की स्थिति का समाधान किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आग्रह किया कि भारतीय जनता में इस बात के लिए चेतना जागृत की जाए कि विदेशों से निर्मित वस्तुओं के स्थान पर स्वदेश में लघु और कुटीर उद्योगों के द्वारा निर्मित वस्तुओं को ही हम अपनाएं। उनका मत था कि स्वदेशी उत्पादन यदि गुणवत्ता में मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं की तुलना में हल्के भी हो तो भी उन्हें अपनाया जाना इसलिए श्रेष्ठ होगा क्योंकि इससे देश की आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होगा। दूसरा, वो कहते हैं कि सैन्य तकनीक के प्रसार तथा स्वदेशी पूंजी के विस्तार के माध्यम से देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेज होगी। स्वदेशी कौशल और स्वदेशी पूंजी के आधार पर किया गया औद्योगिकरण ही देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता का माध्यम बन सकता है। स्वदेशी के नैतिक पक्ष को भी तिलक ने महत्वपूर्ण माना। उनका मानना था कि स्वदेशी को अपनाने से भारतीयों के अंतर्मन में स्वाभिमान का भाव विकसित होगा और वो विदेशी निर्भरता से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। दूसरा जो उनका तरीका था या साधन था अंग्रेजों से अपना स्वशासन चलाने का अधिकार प्राप्त करने का, उसमें दूसरा साधन था बहिष्कार आंदोलन स्वदेशी के विचार का ही पूरक था। ये स्वदेशी की भावना का आक्रमणकारी और आंदोलनात्मक पक्ष था। बहिष्कार के द्वारा भावनात्मक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर ब्रिटिश साम्राज्य से सक्रिय प्रतिरोध का भाव व्यक्त होता है। तिलक बहिष्कार आंदोलन को केवल आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे, अपितु वो इसका विस्तार करके इसके माध्यम से ब्रिटिश प्रशासन को पूर्णतः ठप कर देना चाहते थे। उनकी मान्यता थी कि यदि भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करना बंद कर दे तो ब्रिटिश सरकार के लिए भारत में शासन चलाना असंभव हो जाएगा। वो बहिष्कार को एक प्रभावशाली अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे और उसकी सफलता के प्रति भी वो पूर्ण रूप से आश्वस्त थे। उनका मानना था कि बहिष्कार को एक व्यापक आंदोलन के रूप में यदि अपना लिया जाए
तो ब्रिटिश सत्ता से भारत की मुक्ति के लिए किसी और अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि आज हमारे पास शस्त्र नहीं है, किंतु उनकी आवश्यकता भी हमें नहीं होगी यदि हम बहिष्कार को एक प्रभावशाली अस्त्र के रूप में अपनाएंगे और ब्रिटिश सत्ता के साथ सहयोग करने के स्थान पर उनके साथ हम असहयोग करना शुरू कर देंगे। तो तीसरा है निष्क्रिय प्रतिरोध। तिलक के बहिष्कार के विचार का ही एक संगठित पक्ष था निष्क्रिय प्रतिरोध। निष्क्रिय प्रतिरोध का तात्पर्य है शासन के संचालन में जनता के द्वारा सहयोग देना बंद करना होगा। वस्तुतः यह बहिष्कार के विचार का ही सक्रिय राजनीतिक रूपांतरण है। तिलक की दृढ़ मान्यता थी कि शासितों के सहयोग के बिना शासन का चलाया जाना असंभव है। वे इस बात को समझते थे कि देशवासियों को शासन के विरुद्ध विद्रोह के लिए यद्यपि संगठित करना एक कठिन काम है, इसके साथ ही विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने के उद्देश्यों में भी सफलता मिलना संदिग्ध था। इसीलिए निष्क्रिय प्रतिरोध उनके अनुसार एक ऐसा उपाय था जिसके द्वारा जनता हिंसक साधनों को अपनाए बिना ही स्वराज्य की प्राप्ति के लिए व्यापक ढंग से एक आंदोलन कर सकती है। तो उनके अनुसार जो पहला साधन था स्वशासन प्राप्ति का, उसमें स्वदेशी बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध शामिल हैं। दूसरा साधन उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा। तिलक ने राष्ट्रीयता के विचार को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन माना। उनकी मान्यता थी कि राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा ही जनता में राष्ट्रीय एकता की भावना का संचार किया जा सकता है। तिलक के अनुसार शिक्षा का अर्थ कोरा अक्षर ज्ञान या सूचनाओं का संग्रह मात्र ही नहीं था, अपितु शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, साथ ही साथ उसमें स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता के भाव भी जागृत होते हैं। शिक्षा के प्रति तिलक का दृष्टिकोण व्यावसायिक नहीं था, अपितु वो शिक्षा को राष्ट्र निर्माण के प्रभावशाली भावनात्मक साधन के रूप में विकसित करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली पर आधारित शिक्षा की अपेक्षा देश की राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार प्रसार को महत्व दिया। शिक्षा के प्रति अपने विचारों को व्यवहारिक रूप देने के लिए तिलक ने स्वयं आग्रेकर और चिपलूंकर के साथ मिलकर पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना भी की। तिलक ने राष्ट्रीय शिक्षा के संबंध में जो अपने विचार व्यक्त किए थे, उसमें उनके अनुसार शिक्षा को जन सामान्य के लिए सुलभ बनाया जाए तथा इसके लिए सस्ती दर पर शिक्षा उपलब्ध कराने के व्यापक प्रयास किए जाएं। साथ ही साथ ये सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षा भारतीयों द्वारा तथा भारतीय उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही दी जाए। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास और उसके चरित्र निर्माण का सुदृढ़ साधन बने। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में आत्मविश्वास और स्वाभिमान जैसे भाव उत्पन्न किए जाएं, जो व्यक्ति को देश सेवा के लिए समर्पित बना सके। शिक्षा के द्वारा युवकों को प्रशिक्षित किया जाए ताकि वो राष्ट्रीय जागृति और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जनता को प्रेरित और संगठित कर सके। राष्ट्रीय शिक्षा के तिलक के विचार में राष्ट्रीय शिक्षा भारतीय और अंग्रेजी दोनों ही पद्धतियों का समन्वय करके बनाई जानी चाहिए। तिलक उदारवादियों की भांति केवल पश्चिमी शिक्षा अपनाए जाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय संस्कृति और भारतीय चिंतन परंपरा के मूल तत्वों का ज्ञान ही भारतीयों के मन में आत्मविश्वास का संचार पैदा कर सकता है। इसीलिए उन्होंने अपनी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम में कुछ आवश्यक बिंदुओं का समावेश करने की बात कही, जैसे कि पहला है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। तिलक अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान किए जाने को
अनुचित मानते थे। उनकी ये मान्यता थी कि बालकों को उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वो सहज ढंग से शिक्षा ग्रहण कर सके और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। इसके अतिरिक्त वो कहते थे कि एक राष्ट्रभाषा और एक लिपि होनी चाहिए, अर्थात राष्ट्रभाषा और लिपि की एकरूपता पर उन्होंने बल दिया। तिलक भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता से परिचित होने के कारण वो अनुभव करते थे कि भारत देश भाषाई विभिन्नताओं के कारण अलग अलग खंडों में बटा हुआ है, इसलिए संपर्क की एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जिससे कि सभी भारतीयों के साथ परस्पर संवाद कायम कर सके। उन्होंने दृढ़ता के साथ इस बात को रखा कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जाए ताकि वो एक संपर्क भाषा बन सके और इसके माध्यम से विदेशी भाषा पर हम अपनी निर्भरता को भी समाप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्रदान करने पर जो है भावनात्मक जुड़ाव भी जो है भारतीय महसूस करेंगे। इसके साथ ही तिलक ने तकनीकी शिक्षा दिए जाने पर भी बल दिया। तिलक के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम में तकनीकी शिक्षा को भी सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। उनके अनुसार तकनीकी शिक्षा के विस्तार के द्वारा ही देश में औद्योगिकरण की संभावनाएं विकसित की जा सकती हैं और आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी वर्चस्व को समाप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने धार्मिक शिक्षा पर भी बल दिया। तिलक ने धार्मिक शिक्षा को शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना। धार्मिक शिक्षा के माध्यम से तिलक भारतीयों में नैतिक भावना और संस्कृति के प्रति प्रेम का विकास करना चाहते थे। राजनीतिक शिक्षा की भी उन्होंने बात कही। तिलक युवकों को देश की उन्नति और स्वाधीनता के आंदोलन में समर्पित होने का प्रशिक्षण प्रदान करने को भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन मानते थे। इस दृष्टि से उन्होंने राजनीतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने को अनिवार्य माना। राजनीतिक शिक्षा के माध्यम से वे छात्रों को देश की तत्कालीन दुरावस्था के कारणों के ज्ञान और उनके निवारण के लिए विदेशी शासन के उन्मूलन की आवश्यकता के प्रति उनमें चेतना विकसित करना चाहते थे। तो इन सब तरीकों के माध्यम से वो भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा की योजना को व्यवहारिक रूप देना चाहते थे, जिसके माध्यम से भारतीय जो जनता है वो जागरूक हो और स्वशासन प्राप्ति के लिए अग्रसर हो। अगला जो बिंदु है, हिंसक साधनों में अविश्वास। उदारवादियों द्वारा अपनाए जाने वाले साधनों की पर्याप्तता के प्रति तिलक ने संदेह व्यक्त किया। अनुनय, विनय और ज्ञापन की अपेक्षा उन्होंने राजनीतिक आंदोलन के सक्रिय और प्रभावशाली उपायों के प्रति दृढ़ आग्रह किया। इसी कारण तिलक के विषय में ये भ्रम पैदा किया गया कि तिलक जो है वो क्रांतिकारी है और हिंसक गतिविधियों के माध्यम से स्वराज्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। शिरोल ने तो उन्हें भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा भी दे डाली, लेकिन तिलक के विचारों का जब हम विश्लेषण करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि तिलक जो है वो हिंसक साधनों के माध्यम से स्वराज्य प्राप्ति के पक्षधर नहीं थे। हिंसा और अहिंसा के प्रति उनके दृष्टिकोण का सार केवल इतना सा ही था कि वे हिंसा के विरोधी थे, किंतु वो अहिंसा के पुजारी भी नहीं थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रति उनका समर्थन भाव यद्यपि नहीं था, किंतु फिर भी तिलक क्रांतिकारियों की भर्त्सना नहीं करते थे। तिलक ने यह स्पष्ट किया कि देश की राजनीतिक व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन का जो उनका आग्रह था वो क्रांतिकारी था, किंतु उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि ये क्रांति अहिंसक होगी, रक्तहीन होगी। उन्होंने जनता को सतर्क किया कि रक्तहीन क्रांति के लिए आपको भारी कष्ट और यातनाएं भी सहन करनी पड़ सकती है, इसके लिए आप सदैव तैयार रहें। स्वदेशी बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध उनके अनुसार ऐसे साधन थे
जिनके माध्यम से जनता शासकों के लिए शासन को चलाना असंभव बना सकती थी। विदेशी शासकों के विरुद्ध इन साधनों की प्रयुक्तियों को तिलक व्यवहारिक मानते थे, प्रभावी मानते थे और उनकी ये मान्यता थी कि ये साधन विधि सम्मत भी हैं। अगला जो उनके राजनीतिक विचारों में सम्मिलित बिंदु है वो है राष्ट्रवाद। तिलक उत्कृष्ट राष्ट्रवादी थे। वे उदारवादियों की भांति पश्चिमी विचारों, मूल्यों और संस्थाओं को भारतीय राष्ट्रवाद का आधार नहीं बनाना चाहते थे। उनकी मान्यता थी कि प्राचीन संस्कृति और मूल्यों का ही भारत में राष्ट्रवाद का सुदृढ़ आधार बनाया जा सकता है। वे भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार के माध्यम से भारतीय संस्कृति के गौरवपूर्ण मूल्यों को पुनर्प्रतिष्ठित करना चाहते थे। भारत की प्राचीन संस्कृति और विचारों को वे राष्ट्रवाद की प्रेरक शक्ति के रूप में प्रयुक्त करना चाहते थे। उनका आग्रह ये नहीं था कि भारत अपने अतीत में वापस लौट जाए, किंतु उनका स्पष्ट दृष्टिकोण ये था कि भारत सुदृढ़ भविष्य की वर्तमान प्रेरणाएं पश्चिम से नहीं बल्कि अपने गौरव में अतीत से प्राप्त करे। उनके राष्ट्रवाद में भारत के स्वर्णिम अतीत की गौरवानुभूति और भारत के समृद्ध भविष्य की आकांक्षाओं का समन्वय था। इसीलिए वीपी वर्मा ने तिलक के राष्ट्रवाद को पुनरुत्थानवादी राष्ट्रवाद का नाम दिया। तिलक ने शिवाजी और गणपति उत्सवों को इसी कारण प्रोत्साहित किया ताकि उसके माध्यम से वो भारतीय जनता को वर्तमान घटनाओं एवं आंदोलन की ऐतिहासिक परंपराओं के साथ जोड़ सके। अगला बिंदु है सांप्रदायिक सद्भाव। तिलक के आलोचक उन्हें एक कट्टर हिंदूवादी नेता के रूप में चित्रित करते हैं। राष्ट्रवाद के प्रति उनका जो दृष्टिकोण था तथा हिंदू समुदाय को संगठित करने और उनमें चेतना जागृत करने के उद्देश्य से तिलक के द्वारा जो गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव आरंभ किए गए थे, उनकी भी गलत ढंग से व्याख्या की गई और उन्हें हिंदूवादी नेता के रूप में प्रचारित किया गया। तिलक के दृष्टिकोण और विचारों का मूल्यांकन करने से स्पष्ट हो जाता है कि वो हिंदूवादी नेता तो थे किंतु वो हिंदू संप्रदायवादी नहीं थे। वे प्राचीन भारतीय संस्कृति और परंपराओं को भारतीय राष्ट्रवाद की प्रेरक शक्ति बनाना चाहते थे, किंतु उनका ये तात्पर्य कतई नहीं था कि वो मुसलमानों का विरोध करे और वो मुस्लिम विरोधी हो। तो सारांशतः हम ये कह सकते हैं कि धार्मिक विषयों में तिलक के संतुलित दृष्टिकोण का ही ये परिणाम था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों का वो विश्वास अर्जित कर सके और मुस्लिम समुदाय की उनके प्रति आस्था की सहज अभिव्यक्ति इसी तथ्य से हो जाती है कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुए समझौते के सूत्रधार स्वयं तिलक ही थे। तो तिलक के जो राजनीतिक विचार हैं उनके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि तिलक ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी एक महती भूमिका निभाई। यद्यपि स्वतंत्रता या स्वशासन की प्राप्ति उनके समय नहीं हो पाई, किंतु उन्होंने उसकी एक मजबूत नींव जो कह सकते हैं या मजबूत आधार जो है वो उन्होंने तैयार किया। धन्यवाद बच्चों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।